दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी और फजांस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब दो अपोजिट चार्ज वाले आयनों को मतलब वहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन, तो इन दोनों आयनों को जब एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दोनों आयन एक दूसरे पर कैसा इफेक्ट डालते हैं। दोस्तों वो दोनों आयन एक दूसरे पर जैसा इफेक्ट डालेंगे तो वहाँ पर वैसा ही बॉन्ड बनेगा। दोस्तों ज्यादातर कैटायन का जो साइज होता है तो कैटायन का साइज एनायन के साइज से कम होता है। दोस्तों जब कैटायन और एनायन को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वहाँ पर जो कैटायन रहता है तो वो एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो एनायन होता है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है। और दोस्तों जो कैटायन होता है वो पोलराइज हो जाता है। तो इस तरह से कैटायन के किसी भी एनायन को डिस्टॉर्ट करने की जो पावर होती है उसको पोलराइजिंग पावर कहा जाता है। और दोस्तों एनायन की जो डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी होती है तो उस टेंडेंसी को पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है और यहाँ पर एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। दोस्तों शॉर्ट में कैटायन की पोलराइजिंग पावर को और एनायन की पोलराइजेबिलिटी को पोलराइजेशन ऑफ आयंस कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड आयनों के पोलराइजेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर कैटायन और एनायन के बीच में पोलराइजेशन कम होता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनायन से कैटायन की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर या एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कैटायन और एनायन को देख सकते हैं। दोस्तों जब इन दोनों आयनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है और जब इनके बीच में पोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों लेकिन अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो एनायन का न्यूक्लियस होता है उसको रिपेल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर एनायन डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एनायन को देख सकते हैं कि यहाँ पर एनायन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। दोस्तों लेकिन अगर यहाँ पर कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पर आयनों में पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनायन से कैटायन की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं, मतलब वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। दोस्तों जो कि यहाँ पर आयनों का पोलराइजेशन थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पर पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा है। दोस्तों लेकिन अगर यहाँ पर आयनों में पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब आयनिक बॉन्ड में कैटायन की पोलराइजिंग पावर और एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, मतलब वहां पर आयनों के बीच में पोलराइजेशन बढ़ता है, तो वहां पर जो आयनिक बॉन्ड रहता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अब ये पता कैसे चलेगा कि किन कंडीशन में आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है? दोस्तों इसके बारे में फजान ने बताया था। दोस्तों 1924 में फजान ने आयनों का पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में एक रूल दिया था। दोस्तों उस रूल की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किन कंडीशन में आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आयनों का पोलराइजेशन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए पहले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ कैटायन। दोस्तों आयनों का पोलराइजेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैटायन का साइज कैसा है। दोस्तों जैसे जैसे कैटायन का साइज कम होता है तो वहाँ पर उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जिस एटम या जिस आयन का साइज छोटा होता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है। दोस्तों जब छोटे कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा और जब ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे कैटायन का साइज कम होता है वैसे वैसे उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर एल्काली मेटल्स की पोलराइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर Li प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम Na प्लस आयन की, उससे कम K प्लस आयन की, उससे कम Rb प्लस आयन की और उससे कम Cs प्लस आयन की होती है। तो इस तरह से कैटायन का साइज जितना छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। दोस्तों ये तो पहला फैक्टर हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है साइज ऑफ एनायन। दोस्तों यहाँ पर एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है तो वहाँ पर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और जब एनायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसका मतलब है कि जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पर एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ आसानी से चले जाएंगे
और जब एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ आसानी से चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर आप हैलाइड की पोलराइजेबिलिटी को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर I- आयन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इससे कम Br- आयन की, उससे कम Cl- आयन की और सबसे कम F- आयन की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो I- आयन है तो वो आसानी से पोलराइज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। दोस्तों ये तो साइज ऑफ एनायन वाला फैक्टर हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है चार्ज ऑफ कैटायन। दोस्तों जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ता है तो वैसे वैसे कैटायन का साइज कम होता रहता है, और जब कैटायन का साइज कम होता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे कैटायन पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी पोलराइजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये तो चार्ज ऑन कैटायन का फैक्टर हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर है चार्ज ऑफ एनायन। दोस्तों जैसे जैसे एनायन पर चार्ज बढ़ता है तो वैसे वैसे एनायन का साइज भी बढ़ता जाता है, और जब एनायन का साइज बढ़ जाएगा तो वहाँ पर उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों ये तो चार्ज ऑफ एनायन का फैक्टर हो गया। दोस्तों अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। मतलब यहाँ पर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोलराइजेशन को किस तरह से अफेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर हमने दो तरह के कैटायन लिए हैं। दोस्तों जिसमें पहला कैटायन है, दोस्तों पहले कैटायन के आउटर मोशन में 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 और ND10 है। और एक दूसरा कैटायन है जिसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6 है। तो यहाँ पर जो पहला वाला कैटायन है, मतलब जिसके आउटर मोशन में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैटायन किसी भी एनायन को ज़्यादा पोलराइज करता है, मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। और उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती है जिसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती है। तो दोस्तों इस तरह से आउटर मोशन में 18 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन वाले कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती है। तो दोस्तों ये तो आयनों का पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। दोस्तों इन्हीं फैक्टर्स को फजान रूल कहा जाता है। दोस्तों ये तो फजान रूल के बारे में हो गया। दोस्तों फजान रूल के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि फजान रूल का क्या यूज होता है। दोस्तों फजान रूल का पहला यूज होता है इन द प्रिडिक्शन ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड। दोस्तों फजान रूल की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कैसा बॉन्ड बन रहा है, मतलब वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। दोस्तों ये इसका पहला यूज होता है। दोस्तों इसका दूसरा यूज होता है टू एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। दोस्तों फजान रूल की हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो फजान रूल के एप्लीकेशन के बारे में हो गया। दोस्तों फजान रूल का एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है और इस पर किस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दोस्तों इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।